हेलो माय लवली एटम्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चों लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो और आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी प्यारी एजी मैम, एंड आप सबका इस क्लास में बहुत सारा स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो सेशन है 9th क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं उमंग सीरीज के थ्रू इस पहले चैप्टर को पूरा पढ़ा चुकी हूँ। बहुत सारे सेशंस लेके 6 से 7 सेशंस हमने एक एक डिटेल पढ़ी। बट ये सेशन उन बच्चों के लिए है जिनको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन चाहिए, कि बस एक वीडियो जिसमें मैम पूरा का पूरा ये एक चैप्टर पढ़ा दे अच्छे से, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब भी बता दे। तो चलो मेरे साथ आज रिवाइज करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल, हाई फाई दे दो फिर। हाँ मैम, बिल्कुल अभी के अभी शुरुआत करते हैं। मतलब किस बात की टेंशन है, आप है सब ठीक है। मीनवाइल क्या आपने वीडियो को लाइक किया? अब इतना प्यार दिखाना तो बनता है ना, है ना, दोस्तों, बंधुओं एंड सखाओं एंड मेरे एटम्स। चलो जल्दी से कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। हाँ जी, कर दिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे 9-10 से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का आपको छुटकारा मिलेगा, एकदम छुटकारा। यस, चलिए ऑसम बच्चों। तो स्टूडेंट्स, एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमें जानना है कि हमारे आसपास मैटर क्या है। तो मैटर को अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये शब्द के बारे में, मैटर कहाँ से आया। मैटर को हम हिंदी में पदार्थ बोलते हैं वैसे, और ऐसा बोला जाता है कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया कि वो मटेरियल से मिलके बनता है। एंड पुराने ज़माने में डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती थी कि जो 5 तत्वों से, 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हो। और वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन से होते हैं? फायर, स्काई, वाटर, एयर, अर्थ, है ना। इन 5 तत्वों से मिलके हमारा मैटर बनता है। विद टाइम साइंटिस्ट ने सोचा ये तो बहुत ही फिलोसॉफिकल डेफिनेशन हो गई, क्यों ना हम इसको और रिफाइन करके साइंटिफिक टर्म में बताते हैं। तो आपको पता है हम क्या पढ़ते हैं कि मैटर होता है वो सब्सटेंस जिसे हम अपनी किसी भी सेंस के थ्रू महसूस कर सके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिसका कुछ ना कुछ मास होता हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरता हो। मतलब विच हैज सम मास एंड कैरी, आई मीन ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम ऑल्सो, है ना। जिसका कुछ ना कुछ मास हो, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। जैसे कि ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम क्यों लगता है? दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि आपके रोड पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों का कुछ ना कुछ मास है और उन्होंने बहुत सारा स्पेस घेरा हुआ है उस रोड पे, एंड हेंस ट्रैफिक जाम अकर्स, है ना। यू गॉट इट। और हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस सब्सटेंस का मास है और उसने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है, राइट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैटर। तो हमारे आसपास तुम्हारे सामने खड़ी है जी मैम, मैटर है। इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं, लाइट है, ये स्क्रीन है, एक सोफा है, कुर्सी है, ये सब के सब मैटर हैं। बट आप जो स्क्रीन के पीछे बैठे हो वो तो मैटर है ही है, हमारे इमोशंस मैटर नहीं है, एटलीस्ट साइंस के टर्म में। क्योंकि साइंस कहती है इमोशंस मास नहीं कैरी करते, इमोशंस का कोई स्पेस ऑक्यूपेंसी नहीं होता, बट हमारे ब्रेन में तो खैर होता है, साइंस डिनाई करती है। तो इमोशंस, फिनोमिनाज, ये सब मैटर नहीं होते, नॉन मैटर होते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम लाइट क्या है, सनलाइट आ रही है मान लो, ये क्या है। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास तक तो हम यही बोलते हैं कि लाइट क्या एक तरीके की वेव है, और वेव जो होती है उसका कोई ना कोई मास नहीं होता। वेव इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ, अगेन लाइट इज अगेन वेव, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ मास नहीं होता। तो इन दैट वे दैट इज नॉट अ मैटर। बट हायर क्लास में जाओगे तब जाके पढ़ते हो कि जो वो लाइट आ भी रही है ना हम तक, वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आती है। हर एक एनर्जी के पैकेट को हम फोटोन बुलाते हैं, और फोटोन ये प्रूव ही करता है कि एनर्जी ऑल्सो हैज दैट पार्टिकुलेट नेचर, पार्टिकल वाला नेचर। और पार्टिकल नेचर का मतलब ही होता है जिसका थोड़ा बहुत मास होना, जो पार्टिकल्स से मिलके बना है, ठीक है। जो पार्टिकल से मिलके बने उसका मास होगा थोड़ा बहुत, जिसका मास होगा वो मैटर होगा ही होगा। तो ये बहुत ही दुविधा वाली बात हो गई आपके लिए। तो 9-10 के हिसाब से आप यही लिखेंगे कि लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ये मैटर नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत ऑसम।
अब इस मैटर की अगर मैं बात करूं, ये किससे मिलके बना होता है स्टूडेंट्स? ये पार्टिकल से मिलके बना होता है, एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर आप जानना चाहते हो कि आप पानी की एक ड्रॉप भी लोगे छोटी सी, दैट इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ 10 to power 21 पार्टिकल्स। 10 to power 21 का मतलब समझ रहे हो आप कि मैं 10 को 21 बार लिखूं और मल्टीप्लाई करूं, तो जो एक छोटा सा रेन ड्रॉप, यानी कि जाहिर सी बात है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बनता है वो बहुत छोटा होता है, एंड दीज पार्टिकल्स आर काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये रिपीट हो के क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल के बीच में डेफिनेटली स्पेस होता है। स्पेस कैसे पहचानोगे? हवा है, हवा हैज गैसेस, एयर में गैस होती है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट मैं आसानी से अपने हाथ हिला पा रही हूँ जस्ट बिकॉज इसके पार्टिकल में बहुत सारे स्पेस हैं। मैं पानी की बकेट लूं, उसमें हाथ हिलाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा फोर्स लगेगा बट आई स्टिल कैन डू इट। मतलब लिक्विड जो होता है उनमें पार्टिकल के बीच में फोर्स थोड़ी सी कम होती है, आई मीन गैस से तो थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, सॉलिड से थोड़ी कम होती है, और उनमें भी थोड़ा स्पेस था, अदरवाइज मैं हाथ जो है मूव कर ही नहीं पाती। जैसे कि सॉलिड, मान लो एक दीवार है, मान लो ये एक स्क्रीन है, मैं इस पे हाथ मारूंगी तो ऐसा थोड़ी ना होगा जादू हो जाएगा और मेरा हाथ स्क्रीन से दूसरी साइड चला जाएगा, अनटिल एंड अनलेस मैं मतलब धर्मेंद्र पाजी 2.5 किलो का हाथ, ठीक है। तो सॉलिड जो होते हैं ना उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैटर की फॉर्म होती है, स्टेट होती है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। सबके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस जरूर होता है, इवन इन द सॉलिड। ये समझो आप प्लेट पे लड्डू रख रहे हो, ठीक है, आपने एक प्लेट पे लड्डू रखे, आपको मम्मी ने बोला और लड्डू रखने हैं, तो आप उसी के ऊपर दूसरा स्टैक बनाओगे, फिर तीसरा, देखना उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह बाकी रह जाती है। इसी तरह सॉलिड के अंदर भी जो वो पैकिंग होती है थोड़ी बहुत जगह जरूर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग ना एग्जाम्पल? इंटरेस्टिंग? किसी को भूख तो नहीं लगी? किसी को लड्डू के बारे में याद तो नहीं आ रही? बेसन के लड्डू, मोतीचूर लड्डू एक्सेट्रा। द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मैटर्स आर वेरी स्मॉल एज आई टोल्ड यू, और इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनको हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिन्होंने इसको बांधा हुआ है, जिन्होंने इनको एक साथ रखा हुआ है मैटर के पार्टिकल्स को। सॉलिड के अंदर डेफिनेटली सबसे ज्यादा, इसी के अंदर इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ऐसा नहीं कि मैं इसमें हाथ मारूं और वो पास हो जाए, इतना आसानी से टूटेगा भी नहीं, क्योंकि सॉलिड के अंदर ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होती है। ऑन द अदर हैंड, आई एम ट्राइंग टू बी अ लेडी शाहरुख खान, बहुत बुरा, मतलब आई कैन नॉट इवन डू इट। चलो छोड़ो, कहने का मतलब क्या, एयर में हम आसानी से अपने हैंड मूव कर सकते हैं, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स का बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम है। एयर के पार्टिकल्स ऑलमोस्ट फ्री टू मूव होते हैं, तो हम पे वो नहीं टकराते, ठीक है, इसलिए वी कैन डू इट। तो ये क्या है? नेचर ऑफ मैटर, उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? कॉन्स्टेंटली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। मान लो आप पानी का एक ग्लास लो, गर्मी बहुत है, आपको बनानी है शिकंजी। आप पानी के ग्लास में नींबू डालेंगे, नमक डालेंगे, है ना, चीनी डालेंगे, ठीक है, और उसको मिलाएंगे, थोड़ा काला नमक, वट एवर यू लाइक। आप सोचो अगर वो पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते ना पानी के अंदर, तो कभी शिकंजी लेमनेड बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? अगर वो पार्टिकल्स पूरे लिक्विड में पहुंचे ही नहीं, नीचे बैठे रह गए, तो बताओ पानी का अलग टेस्ट, वो सब पार्टिकल्स तो नीचे पड़े हैं। तो इंटरमिक्स करने के लिए उनका मूवमेंट बहुत जरूरी है, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। इस फिनोमिना को बच्चा लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट diffusion. Diffusion is simply the intermixing of particles of matter on their own. अपने आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर का इंटरमिक्स होना, जो कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये जरूरी भी है उनका मूव करना। ऑल राइट बच्चों, गॉचा, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब ये बात आती है कि मैम ठीक है पार्टिकल्स मोशन में तो है, बट क्या कोई फैक्टर भी है जो इस मूवमेंट को अफेक्ट करता है? बिल्कुल बच्चों। मान लो आप, चलो अभी समर वेकेशन चल रही होगी, पर जब भी आप स्कूल से आते हो,
मम्मी कुछ गरम गरम खाना बनाती है, आपको घर में घुसते ही खुशबू आ जाती है ना, अरे आज तो मम्मी ने मेरे फेवरेट राजमा चावल बनाए हैं, आज मम्मी ने मेरा फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वही खाना मम्मी का कुछ काम हो, मम्मी ने 5-6 घंटे पहले बना के आपके लिए रख दिया मान लो, तो फिर आप क्या देखते हो? आपको थोड़ी ना स्मेल आएगी जब आप घर में घुसेंगे। क्यों? क्या अंतर है दोनों में? दोनों में यही डिफरेंस है बच्चों। जब खाना गर्म था, हॉट था, तो क्या है, उसको टेम्परेचर बहुत सारा मिला है, और वो जो खाना बन रहा है, हॉट पार्टिकल्स मूव फास्टर देन द कोल्डर पार्टिकल्स। ऐसा क्यों? जो पार्टिकल्स गरम गरम खाने से निकल रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा हीट मिल रही है। हीट बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है पार्टिकल्स की, ठीक है। जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो, वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे पता चला कि थोड़ा घरेलू हो गई, मैम ने दूध रखा था गैस के ऊपर बॉईल करने के लिए, सडनली रियलाइज, तो मैं भागूंगी जोर से उसको बंद करने के लिए कि दूध सारा बाहर ना निकल जाए। आई थिंक दैट हैपेंड। बहुत सारे मीम्स भी देखे हैं मैंने कि आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, ठीक है, आपने 10 सेकेंड के लिए अपनी नजरें घुमाई, नॉट इवन 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, सब गायब, है ना। देखे हैं क्या कुछ ऐसे मीम्स? ऑल राइट, कहने का मतलब क्या था, मैंने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक का मतलब क्या है, मूवमेंट के, मूवमेंट में यूज कर ले। उसी तरीके से हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए मूव कर रहे हैं। मैंने उनको और हीट दे दी, हीट देने से उनको और एनर्जी मिल गई, क्योंकि हीट क्या है, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। जब उनको और एनर्जी मिल गई तो वो और तेजी से भागेंगे, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, उनका मूवमेंट पार्टिकल्स का और बढ़ गया, और ज्यादा दूर तक जा सकेंगे। इसलिए गर्म खाने की खुशबू तुम्हें ज्यादा जल्दी आती है, क्योंकि डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी फास्टर इन हॉट पार्टिकल्स, ठीक है। गर्म चीजों में हॉट टेम्परेचर पे डिफ्यूजन फास्टर होगा, जिसमें आपके खाने के पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होके आप तक पहुंच रहे। यो बता दो, ये समझ आ गया क्या नहीं? क्योंकि डिफ्यूजन और वो किस पे अफेक्ट करता है, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? गिव मी अ क्विक यस। यो मैम, हाँ, यस, यो मैम। डिफ्यूजन इज क्लियर? डिफ्यूजन की वजह से ही लैमिनेट बना है, डिफ्यूजन की वजह से ही गर्मी में आप रूह अफ़ज़ा दूध में डालते हो, वो बनाते हो, सब डिफ्यूजन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। पानी में इंक की कुछ ड्रॉप डाली, मिक्स हो गई, डिफ्यूजन की वजह से है। डिफ्यूजन दो से ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में होता है, ठीक है। एयर क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस आपस में मिली हुई है ना। हम देख नहीं सकते, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा, राइट। चलो, ये तो मैंने बताया था कि मैटर जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिनको हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये भी बताया सॉलिड में सबसे ज्यादा, लेकिन गैस में सबसे कम। बट सॉलिड के अंदर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सब्सटेंस लिया है। मैं ले लूँ एक चॉक, मैं ले लूँ एक आयरन बॉल, ठीक है, और दोनों को तोड़ने की कोशिश करूँ, तो आपको पता है चॉक को तोड़ना आसान होता है, आयरन बॉल को मैं इतना बीट करूंगी तो भी वो फ्लैट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, चॉक पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी, वो वीकर थी, ठीक है। तो इससे क्या मतलब समझते हो, इवन इन द सॉलिड विच कंटेन्स मैक्सिमम पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें भी सॉलिड टू सॉलिड ये डिपेंड करता है, पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड, ठीक है भाई। हाँ जी, डन। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई। आप जानते कि ये जो मैटर है नेचर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं। 3 सबसे कॉमन जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है उनके बारे में आप भली भांति जानते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। इसके बारे में तो क्या ही बताऊं, बट चलो थोड़ा बहुत जरूर जानेंगे। उसके अलावा 2 और स्टेट ऑफ मैटर है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एनसीईआरटी बॉक्स में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी स्टैंड्स फॉर बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बीच की कहानी भी आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले सॉलिड के बारे में हम बात करते हैं। मैं इस सब्सटेंस को सॉलिड क्यों कहूंगी, क्योंकि सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिनके बीच के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, है ना, जिसकी वजह से वो बहुत ही रिजिड हो जाते हैं। रिजिड मतलब दे मेंटेन देयर शेप, ठीक है,
वो वैसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है, अंडर एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स मैं कुछ लगा रही हूँ तो भी दे ट्राई टू मेंटेन देयर शेप। तो बहुत ही रिजिड होते हैं, क्योंकि रिजिड है, क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड है, उनकी डेंसिटी भी काफी हाई होती है, ठीक है, दे आर वेरी डेंस। बोलते हैं ना उस जंगल में जाना, वो जंगल बहुत डेंस है, उधर मत जाना, वो तो बिल्कुल खाली पड़ा है। डेंस का मतलब बहुत सारे पेड़ हैं आसपास आसपास आसपास, ऐसे पूरा दिखाई देगा। सेम, बहुत सारे पार्टिकल्स एकदम पास तरीके से जुड़े हुए हैं, एकदम टाइटली पैक होके, दैट्स व्हाट हाईली डेंस इज, हाई डेंसिटी इज, ओके। बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंसिटी है इसीलिए लीस्ट कंप्रेसिबल, उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है, तो कंप्रेस कैसे करोगे, है ना। दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। मैं इसको चाहे 5 दिन रखा रहूं चाहे 10 दिन, इसकी शेप फिक्स रहेगी, वॉल्यूम भी सिलेंडर है, कैसे निकालते हो आपको पता ही है, मैथ्स में पढ़ते हो, वॉल्यूम भी नहीं चेंज करेगी बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी। तो सॉलिड, किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड कैसे कहोगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सपोज आई हैव दिस, ये क्या है, बॉटल, ये बॉटल सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो है लिक्विड, वो लिक्विड की कैटेगरी में फिट होता है। लिक्विड क्या होते हैं बच्चों, जिनकी वॉल्यूम फिक्स होती है बट शेप फिक्स नहीं होती। इस पानी को अगर मैं ग्लास में डाल दूंगी, ग्लास की शेप ले लेगा, अगर मैं इसको एक मग में डाल दूंगी, उसकी शेप, बोल में डाल दूंगी, उसकी शेप। तो जो लिक्विड है वो अपनी शेप बदल सकता है जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में कंपैरेटिवली लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और वो ऐसे लेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक करती रहती है, ठीक है। इसकी वजह से दे आर नॉट रिजिड, दे कैन चेंज देयर शेप, ठीक है। तो दे डज नॉट हैव अ फिक्स शेप बिकॉज देयर layers can slide over each other, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लेयर्स होती हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो, बट ऑब्वियसली सॉलिड से कम है, ठीक है, यस, ओके। वॉल्यूम क्यों फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स इसलिए, वॉल्यूम क्यों नहीं बदली, क्योंकि पार्टिकल फिर भी इंटैक्ट है, पार्टिकल फिर भी एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर पार्टिकल्स विल ऑल्सो बी इन दैट मोड के जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, और इधर उधर जा रहे होते, तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि सारे पार्टिकल्स चाहे इधर उधर जा सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, बट रहते एक साथ है, इंटैक्ट है, तो वॉल्यूम जितनी थी उतनी ही रहेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी आई वोंट से, बट हाँ थोड़ा सा ये सबसे लीस्ट है, इसकी लो कंप्रेसिबिलिटी, ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी एंड लो डेंसिटी, ठीक है। फिर एक सवाल बच्चा हमसे पूछता है कि मैम लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड की ज्यादा, फिर भी आइस क्यूब पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होती सॉलिड की तो फ्लोट नहीं करना चाहिए था ना। चलो प्लीज आंसर मी, मैम को भी प्यास लगी, पानी की इतनी बातें हो गई। हाँ जी, दो भाई आंसर, बहुत ही कॉमन आंसर है कि आइस के फ्लोट होने का कारण क्या है बच्चों। आइस के फ्लोट होने का कारण ये है कि आइस क्यूब्स वाटर से बनी है, राइट, विच इज अ लिक्विड। लिक्विड को, उस पानी को जब तुम फ्रीज करते हो ना, उस फ्रीज करने में वो कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाती है, हेक्सागन टाइप में, और उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है काफी सारी फ्रीज होते टाइम, ठीक है। होना तो चाहिए था कंप्रेस, बट वो अंदर से एक्सपैंड कर रही है बिकॉज ऑफ एयर, क्योंकि एयर भर गई अंदर। एयर क्या है, गैस है, गैसेस आर लाइक वेरी वेरी लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, लीस्ट डेंसिटी, ठीक है, जिसकी वजह से आइस फ्लोट कर पाती है इवन दो इट्स सॉलिड, ठीक है। जरूरी सवाल था, एनसीईआरटी में गिवन भी है, ये आता है सवाल। गैस की बात करूं, ना ही शेप फिक्स होती ना ही वॉल्यूम फिक्स होती। ऐसा क्यों बच्चों, जैसा मैंने बताया मैं इस कमरे में हूं, इस कमरे के अंदर बहुत सारी एयर है विच इज अ फॉर्म ऑफ गैस ओनली, इट्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड ऑल। अगर मैं किसी बड़े कमरे में चली जाऊं उसमें भी एयर मिलेगी, उससे बड़े कमरे में चले जाऊं उसमें भी, इतने छोटे में चले जाऊं उसमें भी, ठीक है। और वो जितनी भी एयर होती है वो उस कमरे के हिसाब से अपने आप को फैला लेती है, उसकी वॉल्यूम इतनी हो जाती है, लाइक अ बलून। तुमने एक हार्ट शेप बलून लिया, तुमने एक इलोंगेटेड बलून लिया, तुमने एक
राउंड वाला बलून लिया, ठीक है, सब में हवा भरी, तो जितना आप उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर डालते हो ना, वो अपने आप को हर किसी उसी की शेप के हिसाब से चेंज कर लेता है ना। और वॉल्यूम भी जितना उसके अंदर पॉसिबल हो पूरे उसके वॉल पे जाके टकराने लगते हैं पार्टिकल, ठीक है। तो ना ही फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स वॉल्यूम, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल इसलिए है, आप बलून को कंप्रेस कर सकते हो ना, इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, ठीक है। दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दे आर वेरी मच फ्री, ठीक है। एंड देन दैट्स द रीजन दे हैव द लोएस्ट डेंसिटी, सबसे हल्के होते हैं, है ना। कभी मेले में गए हो, मेले में जब जाते हो वो हीलियम गैस के बलून कभी लिए हो हाथ में, और वो गलती से हाथ से छूट गया, वो ऊपर चला जाता है ना। ऐसा नहीं कि हाँ यही है, क्योंकि उसके अंदर गैस है। हीलियम गैस इज वेरी लाइट इन नेचर। हमारे आसपास है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, उससे हल्की होती है हीलियम गैस, तो इसीलिए वो ऊपर जाने लगता है, वरना एटमॉस्फेयर उसको ऊपर जाने ही नहीं देता। सोचो सोचो साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है, सोचो आप उसको अगर ऐसे अप्लाई करके देखो तो लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप अपने आसपास के बारे में सीख रहे हो। तो टेक इट इन दैट वे, या प्लीज टेक इट इन दैट वे। स्टूडेंट्स, इसी गैस से अभी स्टेट ऑफ मैटर बनती है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है बच्चों? प्लाज्मा, आप गैस को बहुत हाई टेम्परेचर दे दो और आप उसको हाई वोल्टेज भी दे दो, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे और हाई वोल्टेज पे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। उससे होगा क्या, कोई गैस आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज का मतलब है आयंस में कन्वर्ट होना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, ठीक है। क्योंकि हर एक पार्टिकल बनता है एटम से, एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो ऐसे घूम रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही इनको एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, विच इज नेगेटिवली चार्ज। तो गैस कैसे बच जाती है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस, ठीक है। तो गैस का क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन। गैस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आयंस पड़े हैं, और क्योंकि ये और भी ज्यादा हल्के हो गए, और भी ज्यादा फ्री हो गए, और ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इनके टकराने से ये क्या करते हैं? ग्लो करते हैं। ये प्लाज्मा स्टेट की एक प्रॉपर्टी है। तो प्लाज्मा क्या है बच्चों? इट्स अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज द स्टेट ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। गैस जब आयोनाइज हो जाती है तो अंडर हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज, ठीक है। एंड दिस आयोनाइज्ड गैस हैज वेरी एक्साइटेड पार्टिकल्स फ्री टू मूव इन वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो व्हेन दे स्ट्राइक विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, ग्लो करते हैं, इस स्टेट को प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे आप ट्रैफिक पुलिस वाले को हाथ में कभी वो फ्लोरोसेंट ट्यूब लेके देखते हो ना, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। उसके अंदर नियॉन गैस होती है, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, उसको हाई वोल्टेज मिल गई, गैस आयोनाइज हो गई, ग्लो करेगी, ठीक है, दैट्स प्लाज्मा। सन एंड स्टार ग्लोज बिकॉज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है बच्चों? बीईसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सत्येंद्र बोस ने इसके बारे में सोचा था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, वो भी गैस से ही बनती है, तो दोनों गैस से बनने वाली स्टेट ऑफ मैटर है। उसने बोला उल्टा करते हैं जो तुमने प्लाज्मा में किया था, गैस को सुपर लो टेम्परेचर दे दो। सुपर लो होता है जब आप मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल मिनिमम टेम्परेचर है वो अचीव कर लो, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर आप अचीव कर लो, दैट इज सुपर लो टेम्परेचर। अभी तक जो ऑब्जर्व किया है दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो गैस को सुपर लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दोगे। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर जब इतना कम हो गया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी एकदम कम हो गई, तो गैस के पार्टिकल की एनर्जी तुमने ले ली, काइनेटिक एनर्जी, मूव ही नहीं कर सकते ये, ठीक है। वो एक दूसरे के आसपास आके सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते, ठीक है। वो क्या कर लेते हैं बच्चों? दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू अ सुपर सैचुरेटेड स्टेट, एक दूसरे से एकदम चिपक जाते हैं, ठीक है, एकदम ऐसे चिपक जाएंगे, and will give you a super saturated liquid। वो गैस ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ये
फ्रिक्शन लेस होता है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता। आप इसको किसी कंटेनर में डालोगे ना तो उसको उसका फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, वो उसमें से पास भी कर सकेगा, सीप भी कर सकेगा, उसको जगह मिली तो। मतलब एक बार आपने इसको शुरू कर दिया है, वो उसकी प्रोसेस खत्म ही नहीं होगी, एंडलेस हो जाएगा। सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कि तुमने उसमें से जो भी करंट पास किया 100% पास हो जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट अ मिथ, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है ना सब्सटेंस के बीच में थोड़ी बहुत, कहते हैं है ही नहीं इसमें। सोचो, इट्स लाइक मैजिक। आइंस्टाइन का नाम इसलिए है क्योंकि बोस ने कैलकुलेशन की थी, आइंस्टाइन ने उन कैलकुलेशन के बारे में बात की, प्रूफ किया, फिर 3 अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलके इसको डिस्कवर, तो दैट्स द होल थियोरी। या बच्चों, गॉट इट? आई नो। तो समझो सॉलिड लिक्विड गैस, एंड गैस से बनने वाली 2 और स्टेट है, दैट इज प्लाज्मा एंड बीईसी। गॉटचा? यस? जल्दी से हाँ ना कुछ तो बोलो, है ना, बोलो बोलो। हाँ, चलो बढ़िया है। अब बात करते हैं, जो सबसे कॉमन 3 स्टेट ऑफ मैटर थी वो थी सॉलिड लिक्विड गैस। मैं बोलती हूँ कि आप फिजिकल चेंज के थ्रू इन स्टेट ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो आपस में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, एंड डायरेक्ट जंप ऑल्सो। ठीक है, और 2 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आप ऐसा कर सकते हो। वन इज टेम्परेचर, सेकेंड वन इज प्रेशर। आप किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर में बदलाव लाके और प्रेशर में बदलाव लाके उनकी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि तुम किसी सब्सटेंस को हीट करोगे तो क्या होगा। चलो बात करते हैं इस बारे में। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कोई सॉलिड था। आपको पता है सॉलिड ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं ना बच्चों। सॉलिड इज समथिंग दैट इज सो टाइटली पैक्ड लाइक दिस। चलो, अब मैंने क्या किया, इस सॉलिड को दे दिया टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। सोचो, थोड़ी देर पहले बताया था टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जल्दी बताओ। टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे ही मैंने सॉलिड को टेम्परेचर दिया, इनके बीच के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हो गई बढ़। ये अपनी जगह पे ऐसे टू एंड फ्रो मूव करने लगेंगे। ठीक है, अपनी जगह पे ऐसे टू एंड फ्रो मूव करने लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मूव करते 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 करते, मान लो किसी ने तुम्हें बांध दिया और तुम्हारे पास गलती से कांच का छोटा सा टुकड़ा हाथ में आ गया। ऐसा कोई रॉन्ग मैसेज नहीं, हाथ काट लेना, नस काट लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिल्कुल नहीं। द होल पॉइंट इज, तुम क्या करोगे, उस रस्सी को काटने की कोशिश करोगे। वॉन्ट हैपन जस्ट लाइक दैट। तुम्हारे पास मोटिव है, मोटिवेशन क्या है, तुम्हें बाहर निकलना है, छूटना है। तुम धीरे 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 उस रस्सी को काटोगे, है ना। तुम क्या कर रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, एक टाइम पे जब वो क्या हो जाएगा, एकदम एज पे होगी कि अब तुमने उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इतनी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर दिया कि बिल्कुल एंड पे, इसके बाद टूट जाएगी। फिर वो टूट गई, तुम आजाद। व्हाट हैपेंस हियर इज, तुम एनर्जी देते गए, हीट देते गए, तो ये अपने आप को तैयार कर रही है। क्या, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को धीरे धीरे वीक बनाती जा रही है, वीक बनाती जा रही है, वीक बनाती जा रही है। ठीक है, जैसे वो रस्सी वीक होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, उसी तरीके से एनर्जी इन पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सफिशिएंट एनर्जी मिल गई कि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तुमने ओवरकम कर दिया, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट स्टेट, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, दूर दूर हो गए। ठीक है, और सॉलिड से ऐसे तुम्हें लिक्विड को मिलना क्या कहलाता है, सॉलिड का ऐसे लिक्विड में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। मेल्ट करना या फ्यूजन। बट एक और बात जो प्लीज याद रखना, ये जो मेल्टिंग फ्यूजन पे मैंने बोला, एक टाइम पे जब वो एकदम तैयार हो गया ना फ्री होने के लिए, उस टाइम पे कुछ देर तक टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स रहता है, चेंज ही नहीं होता। ठीक है, कि भाई उसको बिलीव ही नहीं हो रहा, यार मैं छूट गया भागने से पहले। तो वही वाली स्टेट है कि मान लो अगर ये सॉलिड आइस होता, तो आइस जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचती, मान लो तुमने फ्रिज से निकाली -10 डिग्री सेल्सियस पे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा 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 0 डिग्री पे आ गया। 0 डिग्री पे आइस भी एग्जिस्ट कर सकती है और वाटर भी, आइस कोल्ड वाटर भी, क्योंकि 0 डिग्री एक ऐसा स्टेट है जिसपे स्टेट इंटर कन्वर्ट होनी शुरू होती है, इस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया कि मान लो 1-2 पार्टिकल भी लिक्विड में कन्वर्ट हो गए,
तो क्योंकि 0 डिग्री वो टेम्परेचर था, वो एनर्जी थी सफिशिएंट अमाउंट कि इस टाइम पे तुम जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो उनकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे, वो उनको मूव करने में हेल्प नहीं कर रहे, वो एनर्जी को यूज करें उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, ओवरकम करने में। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ता दिखता कि 0 डिग्री नहीं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया, वो टेम्परेचर बढ़ता। लेकिन हमने टेम्परेचर को बढ़ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है हीट बढ़ने से। उस सब्सटेंस के अंदर अगर हीट बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने हीट बढ़ने क्यों नहीं दी? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को मैंने ऑलरेडी हाइड कर दिया, कंज्यूम कर लिया, किस फॉर्म में? इन फोर्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, जब तक कि सारी टूट नहीं जाती, जब तक कि सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है टेम्परेचर। और इस हीट को हम बोलते हैं हिडन हीट। हिडन का मतलब छुपी हुई हीट। छुपी हुई क्यों? क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हीट है उसके पास, क्योंकि टेम्परेचर तो फिक्स रहा। तो उस फिक्स टेम्परेचर पे जो भी हीट मिली वो टेम्परेचर बढ़ाने को लेके नहीं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर पे वो तैयार है टूटने के लिए, तो सारी एनर्जी इसलिए कंज्यूम हो जाती है। उस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग, लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, हिडन हीट ऑफ फ्यूजन। वो हिडन हीट जो जरूरी थी किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और जिस टेम्परेचर पे होती है वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस टेम्परेचर पे ये होता है स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, वो फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, गॉट इट? मैं इसको एक बार आपको फिर से बताऊं, समझाऊं। साइंटिस्ट ने बोला कि चलो इसको ना एक डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि बार बार आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को साइंटिफिक टर्म में क्या बोल दिया जाता है कि जब आप कोई 1 kg सॉलिड लो, हीट कर रहे हो उसको, और वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इवन द सिंगल पार्टिकल ऑफ सॉलिड वोंट बी देयर, तो द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर था वही रखा है, प्रेशर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। दैट इज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे क्या हुआ? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन। तो इससे सवाल आता है कि आपके पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस कोल्ड वाटर है, किसके कूलिंग इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा? ठीक है, इन दोनों में से तो डेफिनेटली आइस का कूलिंग इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। रीजन क्यों? 0 डिग्री वाटर का क्या मतलब है? आइस से वाटर बना है। आइस से वाटर कब बनता? आइस को जब एनर्जी मिलती वो उसको यूज करके उसको वाटर में कन्वर्ट करता, यानी कि वाटर के पास वो लेटेंट हीट की फॉर्म में ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, वाटर हैज मोर हीट एनर्जी कंटेंट एज कंपेयर टू आइस। तो आइस कम हीट एनर्जी कंटेंट, मतलब बेटर कूलिंग प्रोवाइड करेगा, हाँ कि नहीं? यस, आइस आपको बेटर कूलिंग प्रोवाइड करेगा बिकॉज इट डजंट हैव दैट लेटेंट हीट। आइस ने कंज्यूम करके वाटर बनाया है 0 डिग्री पे, ठीक है, तो वाटर के पास ज्यादा हीट है। यस यस बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट पे समझ आया, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज प्रेशर के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। And the same process happens when liquid converts to gas, liquid converts to vapor. ठीक है, मान लो वही था, आपके पास आइस था, आइस ने वाटर में कन्वर्ट कर लिया 0 डिग्री पे, ये मेरे वाटर के पार्टिकल्स थे। ओके, दीज आर योर वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, तुमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया था, जैसे ही 0 डिग्री पे सारा का सारा पानी बन गया, सारा का सारा लिक्विड बन गया। अगर आप इसको अब थोड़ी भी हीट देते हो, अब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अब फिर से टेम्परेचर किस लिए यूज हो रहा है? इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको धीरे धीरे तोड़ना है, तोड़ने के लिए, तैयार करने के लिए इनका मूवमेंट जरूरी है कि वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, तो वाटर को टेम्परेचर मिलता जा रहा है, टेम्परेचर तुमने बढ़ाना शुरू कर दिया,
मान लो 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60 डिग्री, ऐसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ये और मूव करना शुरू करेंगे, और मूव करना शुरू करेंगे इसके अंदर, और मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, ये पानी के पार्टिकल्स अब टेम्परेचर को बढ़ाना बंद कर देंगे। क्यों? 100 डिग्री तक जो भी तुमने टेम्परेचर दिया वो कंज्यूम हो गया काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन अब तुम हीट दे रहे हो, वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज ही नहीं हो रहा, जिस वजह से टेम्परेचर बढ़े, तो टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है कि इस टाइम पे जो भी आप इसको हीट दे रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नहीं, मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए नहीं, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज हो जाता है। ये जो बॉन्ड है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो ये हीट क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रही, तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट। तो फिर ये हीट गई कहाँ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, हमें दिखेगी नहीं, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ है? वेपर में। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। वी कॉल इट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हिडन हीट, जिसकी वजह से वेपराइजेशन हुआ है। और जब तक टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जब तक सारे के सारे वाटर पार्टिकल अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के गैस में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, देन यू गेट गैस। दैट्स हाउ दैट हैपेंस। एंड इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं जिस पे ये हुआ है? इस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इस फिक्स टेम्परेचर को, क्योंकि इस पे वो बॉइल हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को बॉइलिंग भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन भी बोलते हैं। द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब की गई विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एट अ फिक्स टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा, प्रेशर भी नहीं बदल रहा, ठीक है। उस टाइम जो 1 kg लिक्विड ने हीट ले ली, एब्जॉर्ब कर ली, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या चलो। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो गया, लिक्विड से हो गया गैस में। क्या सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है, बहुत ही रेयर है, बट हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। कि वो जंप इतना सडन है कि वो लिक्विड स्टेट को बीच में अचीव ही नहीं करता। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड ए सब्लिमेशन। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि गैस जब वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करेगी, क्या इसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं? नहीं, इसके लिए वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज डेपोजिशन। कि भाई वो जो वेपर्स थे ना, वो ठंडे हो गए, ठंडे होके डिपॉजिट हो गए सॉलिड की फॉर्म में कंटेनर पे, तो प्रोसेस को बोलते हैं डेपोजिशन, ठीक है। एक बार देखो, जल्दी से इसको देखो, कम ऑन स्टूडेंट्स, लुक एट इट। डन? गॉटचा? हाँ जी, यस, चलो बढ़िया है, फिर बहुत ही बढ़िया, क्योंकि टेम्परेचर से सीख गए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करोगे, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट करोगे, टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा के। मान लो उल्टा कर दें तो, गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो, टेम्परेचर को क्या कर दो, उल्टा घटा दो, ठीक है। कोई गैस का टेम्परेचर कम कर दोगे, वेपर्स है, स्टीम थी, उसको ठंडा कर दोगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। ध्यान से देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। मैं बताऊंगी लिक्विफैक्शन क्या होता है, बट अगर वो गैस वेपर्स हैं, ठीक है, जैसे पानी के वेपर्स, यानी कि वो ओरिजिनल स्टेट उसकी कभी गैस थी ही नहीं,
सॉलिड या लिक्विड था वो कन्वर्ट होके गैस बना है, वो कन्वर्ट होके वेपर बना है। जैसे कि वाटर स्टीम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दोज आर वाटर वेपर्स। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो तो गैस ही है हमेशा से, अमोनिया वो तो गैस ही है हमेशा से, तो अमोनिया गैस यूज करोगे, अमोनिया वेपर नहीं यूज करते इसीलिए। ओके, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग। मान लो पानी है, तुम आइस ट्रे में डाल के रख दो, ठंडा कर दो उसको, टेम्परेचर ठंडा होने से वो फ्रीज हो जाएगा। दिस इज फ्रीजिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। और याद रखना ये एक फिक्स टेम्परेचर पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि पानी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर और स्टीम के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे दो स्टेट को एग्जिस्ट करती है। मेल्ट मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, तो उस पर दोनों चीजें एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, हमने डिटेल से समझी, समझ आ गया। वी दे दो एक थम्स अप, वी भी और थम्स अप भी। वी विक्ट्री, जीत जाएंगे हम, थम्स अप सब क्लियर है, और लाइक भी दे दो साथ साथ, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। या यस, थोड़ा लाइक करना बनता है भाई, ऐसे सुस्त नहीं रहने का। चलो फिर, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स आप सीखते हैं गैस जो है उसके ऊपर एक सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ मैटर जो काम करती है, आई मीन, और गैस के ऊपर जो सबसे ज्यादा फैक्टर काम करता है वो प्रेशर का करता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले कि गैस जो होती है कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबल का मतलब मैं उस पर क्या लगा रही हूँ, फोर्स इन अ यूनिट एरिया। जब आप एक यूनिट एरिया पे फोर्स लगाते हो उसको प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक फिक्स यूनिट एरिया पे आप जितनी फोर्स लगाओगे वो उसका प्रेशर कहलाएगी। मान लो आप बलून लेते हो, उसमें हवा भरने लगते हो, एक टाइम पे वो फूट जाता है। क्यों फूटता है, आपने उसके अंदर इतनी एयर ब्लो कर दी कि उसके वॉल पे जो है ना, बलून के वॉल पे अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा फोर्स उस एरिया पे बार बार हिट कर रही है, हिट कर रही है, हिट कर रही है, तो वो इतना प्रेशर हो गया कि वो बर्स्ट कर जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। या तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गैस के ऊपर आप कंप्रेसिबल है वो, इसका मतलब क्या है, प्रेशर से उसकी स्टेट ऑफ स्टेट को चेंज कर सकते हो। मान लो गैस थी, देखो गैस के पार्टिकल को जब आप एकदम पास लेके आओगे दैट कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और भी पास लेके आओगे वो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल पे क्या करना है आपको, उसका प्रेशर बढ़ा देना है। ठीक है, आपको एक फिक्स कंटेनर में लेके उस पर प्रेशर लगा देना है। जैसे पार्टिकल पास पास आएंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे। और आपको पता है जब पार्टिकल गैस के एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होने के चांस है, कोलाइड करने की वजह से हीट अप, गर्म। बार बार तुमसे कोई आके टकराएगा, तुमको गुस्सा आएगा ना, तो गैस के पार्टिकल बार बार एक दूसरे से टकराएंगे, उनको भी गुस्सा आएगा, दे विल बिकम हीट अप, वो गर्म हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर कॉजेज व्हाट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अपने आप टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बढ़ा हुआ टेम्परेचर कभी भी स्टेट को बदलने नहीं देता। बोलेगा मैं तो टेम्परेचर बढ़ गया, मैं तो गुस्सा हो गया, मैं इस कोने में रहेगा, तू उस कोने में रहे और बाकी के सब उस कोने में जाओ, लाइक आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ। शोले देखी किसी ने, बाकी सब मेरे पीछे आओ, देखा कोई है ही नहीं पीछे, नहीं देखी, देखना इस सीन यूट्यूब पर तुम्हें मिल जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी इधर उधर मूव करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो सकेंगे। तो वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम करने से पास पास आने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रेशर अपने आप काम नहीं करता अकेला, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर को भी हमें डील करना पड़ता है। ठीक है, तो गैस के ऊपर जब प्रेशर लगाओगे, टेम्परेचर घटाओगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, लिक्विफैक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिक्विफैक्शन। प्लीज स्पेलिंग देखना, ई है ये, लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन कन्वर्जन ऑफ गैस पार्टिकल इनटू लिक्विड। ठीक है, लिक्विफाइड गैस, जैसे एलपीजी घर में है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम गैस एक्चुअली में गैस थी नेचर वाइज, उसको मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ।
बाय अप्लाइंग द प्रेशर इन दैट सिलेंडर, भर रही हूँ प्रेशर लगा के, और टेम्परेचर भी वहां पे कम होता है जो रूम टेम्परेचर है उसके लिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाट हैपेंस, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्राई आइस की, यू नो व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो भी एक गैस थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस थी। जब गैस के साथ तुम ऐसा करते हो कि तुमने उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर लगा दिया, उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, CO2 पे प्रेशर लगाओ बहुत सारा, टेम्परेचर बहुत सारा कम कर दो, लाइक -10 -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो CO2 सीधा का सीधा गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें वो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती लिक्विड वाली। तो गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होना, ये डेपोजिशन वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक और नाम से बुलाते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट ड्राई आइस। और ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आइस जैसी दिखती है लेकिन ड्राई फॉर्म में। आइस को बाहर रखोगे पिघल जाएगी ना, लिक्विड हो जाएगी। इसको बाहर रखोगे आइस जैसी व्हाइट दिखेगी क्योंकि डेंस कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइट कलर की दिखती है, लेकिन जब बाहर रखोगे लिक्विड नहीं कन्वर्ट होता, सीधा गैस निकलती है इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस, ठीक है। तो ड्राई आइस को तुम बाहर रखते हो, कहाँ पे यूज होती है? आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल फ्रीजर के टेम्परेचर से बहुत कम है, -20 -10 डिग्री सेल्सियस। तो वो आइसक्रीम ज्यादा टाइम तक ठंडी रहती है, इंटैक्ट रहती है। आप किसी स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हो, वो धुआं देखते हो ना, दैट इज दिस ओनली, वो ड्राई आइस रख देते हैं। तो ड्राई आइस को रूम टेम्परेचर पे लाओगे, टेम्परेचर बढ़ा दिया, पार्टिकल्स एस्केप होंगे, वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वो धुआं इज कार्बन डाइऑक्साइड इंटेंस फॉर्म में, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो वहां पे निकल रही है, ठीक है। दैट्स व्हाट द मैकेनिज्म इज, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये सब कैसे यूज होता है। एंड देन अगेन यू सी अराउंड इट। थोड़े टाइम पहले मेरी शादी थी, मोर देन अ मंथ नाउ। तो मेरे मतलब द एंगेजमेंट थिंग हैपेंस एंड आई ऑल्सो सॉ कि वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, यहाँ से इधर से वो धुआं वाला इफेक्ट। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? देन आई टोल्ड देम, यू नो, आप शादी में लोगों को बता रहे हो, तुम्हें पता है ये कैसे हो रहा है? एंड पीपल आर लाइक, शादी है, इंजॉय करो, हमें पढ़ाओ मत साइंस, यू नो, टीचर बीइंग टीचर, टीचर गिरी नहीं जाती। So that's what happens, okay? So now you know how changing the state of matter is possible, और कैसे possible है जब आप टेम्परेचर या प्रेशर उसका बदल दो, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? बॉइलिंग, ठीक है। ब्लू वाले एरो को देखो, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना डेपोजिशन, गैस सॉलिडिफाई हो रही है, ठीक है। अब उल्टा देखते हैं, लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ग्रीन वाला एरो देखो, फ्रीजिंग। गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कभी जाओगे सर्दी में तो आपको दिखेगा कंडेंसेशन। वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में, रात को ठंडी हुई तो वाटर वेपर को ठंडा होने से, टेम्परेचर कम होने से वो कंडेंस हो गए, पास पास आ गए, पास पास। ये माउथ फ्रेशनर भी होता है ना एक, बचपन में बड़ा शौक था पास पास खाने का। ओके, तो जब वो पास आते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो लिक्विड आपको ग्रासेस पे, लीव्स पे दिखाई देता है, ऐसा कंडेंसेशन होना, ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स जो आती है, ठीक है। और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना इज, गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना डेपोजिशन, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन। ग्रीन एरो की डायरेक्शन देखो, ब्लू एरो की डायरेक्शन देखो, ऑल द प्रोसेसेस आर मेंशन्ड हियर। या डन है बच्चों? डन है? ये सारी की सारी प्रोसेसेस आपको समझ आ गई अच्छे से? तो बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स हम समझते हैं, मैं आपको एक टर्म पढ़ा चुकी हूँ, बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट है ना, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना एट अ फिक्स टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट कहीं ना कहीं बॉइलिंग, जिसको हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं, बच्चों को उससे कंफ्यूजन होती है इवेपोरेशन से। तो मैं आपको बता दूं, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन, ये दोनों अलग अलग फिनोमेना है। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये दोनों अलग अलग फिनोमेना है। इसको हम वेपराइजेशन भी बुलाते हैं, ठीक है, दिस इज वेपराइजेशन। ऑल राइट, ये है इवेपोरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? इवेपोरेशन कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर,
इवेपोरेशन इज, गर्मी बहुत है, आपके जितने भी लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उससे पानी ऊपर जा रहा है, अपने आप कम होता जा रहा है। मेरे घर के पास एक लेक थी जो ऑलमोस्ट सूख गई है। क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। सन पड़ता है, लिक्विड के पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, हाई एनर्जी वाले पार्टिकल सरफेस पे आते हैं और कट लेते हैं, ठीक है, बाकी से एनर्जी लेके निकल जाते हैं। किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है, 30 डिग्री पे भी हो रहा है, 40 पे भी हो रहा है, 50 पे भी हो रहा है, तो दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे बिना ही क्या हो गया? इवेपोरेट कर गया। और इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों? इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे हो रही है। बॉईल करोगे, हम अपने हिसाब से बॉईल कर सकते हैं, कितने भी हीट देके उसको, है ना, वो आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गई। नेचुरल है, अपने आप हो रही है, और एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस से होती है कि जो पार्टिकल सरफेस पे आएंगे ना, वो इसीलिए सरफेस पे आए, उनकी एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स निकलने के लिए बाकी के पार्टिकल से एनर्जी लेके, सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, एस्केप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहां से एनर्जी लेके गए हैं। इट क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंटेंट कम हो गया वहां पे। इट क्रिएट्स कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। सरफेस से पार्टिकल्स गए हैं, ऊपर ऊपर से पार्टिकल गए हैं, फिर वहां से चले गए, फिर और पार्टिकल सरफेस पे आ जाएंगे, फिर और पार्टिकल, ऐसे चलता रहेगा। सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि अपने आप हो रहे, इसमें कोई बबल फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। इस यहाँ के पानी में से बबल उठते हुए थोड़ी ना दिखाई देंगे। लेकिन बॉइलिंग क्या है? आर्टिफिशियल प्रोसेस है, हम करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करके। क्या होता है? एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है ये, ठीक है, जिसे हम प्रोवाइड करते हैं, तो आर्टिफिशियल हो गया। स्लो प्रोसेस नहीं है, फास्ट है, क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? बल्क फिनोमेना है ये, सरफेस फिनोमेना नहीं है। बल्क का मतलब आप पूरे के पूरे लिक्विड को सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो, सारी एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू आउट द लिक्विड, और फिर वो पार्टिकल्स निकल के जाते हैं पूरे बल्क से, ठीक है। बोलते हैं भाई हम बल्क में सामान लेके आए, जब बहुत सारा, यानी कि पूरे के पूरे अमाउंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एंड इट डज नॉट क्रिएट एनी कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि आपने तो हीट दी है उसको निकलने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें बबल फॉर्मेशन होता है जब हीट करते हो तो, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, वो एस्केप करने लगती है वो बबल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यस, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। कभी कभी 2 से 3 नंबर में सवाल आ जाता है। यस, यू गॉट इट, वेरी इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। यस, चलो, अब क्योंकि हमने बोला है कि इवेपोरेशन जो है हम अपने आसपास होते देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किन किन फैक्टर्स पे भी अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर अगर मैं देखूं टेम्परेचर का, आपको पता है, आप कपड़े धोते हो, मान लो वो गीले कपड़े हैं, पानी है उसमें, बाहर रख देते हो, गर्मी में वो कपड़े जल्दी सूखते हैं सर्दी के कंपैरिजन में, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर है ज्यादा। हाई टेम्परेचर का मतलब है पार्टिकल को जल्दी एनर्जी मिल गई बहुत सारी, और वो निकल लेंगे वेपर के फॉर्म में। तो हाई टेम्परेचर मीन्स इवेपोरेशन इज ऑल्सो हाई, एंड वाइस वर्सा। लो टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज लो। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, मान लो आपने एक चाय बनाई, आपने उसको एक बड़े से पैन में डाल के ऐसा रख दिया, ठीक है, चाय बना के आप भूल गए उसी पतीले में और छोड़ दिया, डाला ही नहीं कप में, जबकि जब ठंडी हो जाएगी, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतने ज्यादा पार्टिकल सरफेस से इवापोरेट होंगे, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, वो ठंडी हो गई, ठीक है। तो इवापोरेशन भी कब ज्यादा होगा? जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। More the surface area, more will be the evaporation, and less the surface area, less will be the evaporation, ठीक है। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिड मतलब मान लो बारिश के दिन है, ऑलरेडी बहुत ह्यूमिड है, बहुत चिपचिप है, मतलब कि ऑलरेडी आपका एटमॉस्फेयर में इनफ वाटर वेपर है, भरा हुआ है वाटर वेपर से, सैचुरेटेड है। तुम कपड़े सुखा रहे हो या तुम पसीने भी आ रहे, तुम्हारे वो पसीने नहीं सूखते, कपड़े भी जल्दी से नहीं सूखते, क्यों? वो पानी जाएगा कहाँ? वेपराइज होके, एटमॉस्फेयर तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, मतलब जितना ज्यादा वाटर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में, उतना इवेपोरेशन कम होगा, उतना लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना कम हो जाएगा। अब सोचो वो पसीना आए तो उड़ नहीं रहा है, तो वो चिपचिपी क्रिएट करेगा ना, वो सॉल्ट भी आते हैं उसके साथ साथ, यू, यस। तो ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, ठीक है। इनवर्सली मतलब जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी इवेपोरेशन कम होगा, एंड वाइस वर्सा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1 अपॉन करके क्यों लिखते हैं? 1 के नीचे कोई भी फैक्टर लिख लेते हो, तो अब 1 के नीचे है, अब वो ह्यूमिडिटी टर्म एक मान लो नंबर है 5 है, 1 के डिवाइड करोगे जितने बड़े नंबर से उतना छोटा नंबर आएगा ना। मान लो 1 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ, 1 को 7 से डिवाइड करती हूँ, 1 को 10 से डिवाइड करती हूँ, तो जितना बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे उतनी छोटी वैल्यू आएगी। तो ह्यूमिडिटी मतलब जितनी बड़ी होगी, ज्यादा होगी, उतना ओवरऑल रिजल्ट कम आएगा, यानी उतना ही ओवरऑल इवेपोरेशन कम होगा। सिंपल सी बात है, मैथ्स लगाना है यहाँ पे, ठीक है। विंड स्पीड, जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। कपड़े सुखाए हवा में जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वो अपने साथ उस लिक्विड कंटेंट को लेके उड़ जाते हैं, ठीक है। हवा उस लिक्विड कंटेंट को जल्दी से अपने साथ लेके चली गई, इवेपोरेट करने में मदद करती। यस, तो ऑल ऑफ दीज समथिंग दैट यू शुड नो। कभी कभी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन भी 3 नंबर में सवाल आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह काम आता है। अगेन, हमारा स्वेट करना इज अ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी जो होना ही होना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है। क्यों स्वेट करते हैं? गर्मी का दिन है यार, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज रखने के लिए, ताकि सारे फंक्शन नॉर्मली चलते रहे, बॉडी क्या करेगी? मान लो टेम्परेचर है बाहर 45 डिग्री, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए मान लो, ठीक है। तो उस टाइम क्या करेगा बॉडी? क्या करेगी? स्वेट ग्लैंड्स को ओपन करके वो पानी निकाल देगी, स्वेट निकालेगी। स्वेट आ गया पूरे सरफेस पे। अब स्वेट का काम क्या होगा? एटमॉस्फेयर में हवा है मान लो, आप कूलर के आगे बैठ गए, उड़ जाएगा, उड़ेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, एनर्जी लेके उड़ेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाता, मतलब गिर जाता है, ताकि हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉटन की शर्ट गर्मी में क्यों पहनते हैं? कॉटन के कपड़े इसीलिए, कॉटन के कपड़ों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ताकि पसीना जल्दी से उसके ऊपर आ सके कपड़ों पे और जल्दी से इवेपोरेट हो सके, इसलिए वो बोलते हैं कि एयरी ज़्यादा होते हैं कॉटन के कपड़े, है ना, नीडेड, तो आपको पता होना चाहिए। डेजर्ट कूलर भी ऐसे ही काम करता है। आप उसके अंदर पानी डालते हो, वो क्या करता है, पानी का बाहर बहुत गर्मी है, उसके जो ग्रास पैड्स है उस पर कंटिन्यूसली पानी फेंकता रहता है, पानी फेंकेगा, पानी उड़ेगा, पानी उड़ेगा, तो वो अंदर का जो पानी बच गया उसको ठंडा करके जाएगा, इसलिए वो ठंडी हवा देता है। फिर कूलर हवा के साथ ठंडक भी आती है। यस, समथिंग दैट यू शुड नो, है ना। मजा आया? तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है। इन अ वे हमने पूरा चैप्टर कर लिया। आप मुझे बताओगे, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। हम इसको प्रूव कैसे करें कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है? हाउ टू प्रूव दैट? बहुत ही सिंपल है, इसको आप एज अ होमवर्क लो और मुझे जरूर बताना। दैट एटमॉस्फेयर हैज वाटर कंटेंट इन इट, हाउ वी विल प्रूव इट? नीडेड, क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करा चुके हूँ, तो आई ऑल्सो नीड समथिंग एज अ रिस्पॉन्स कि हाँ समझ आ गया, एंड यू ऑल्सो अप्रिशिएट माई एफर्ट्स हैं, गर्मी वर्मी में आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दे ही देना और मुझे बता देना सेशन कैसा लगा। बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे लोगों को ट्रांसफ़र भी करोगे, शेयर करोगे और लाइक करोगे। यूट्यूब भी इस वीडियो को बाकी बच्चों को रेकमेंड करेगा, शायद उनका भी थोड़ा और भला हो जाए, उनको भी और क्लैरिटी मिल जाए पूरे चैप्टर की। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे हो तो अनुभा_AG_, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, ठीक है। तो फॉलो ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों। मिलूंगी बहुत जल्दी अगले चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर नंबर 2। बी रेडी, उससे पहले वीक क्विज जरूर करेंगे। ये देखे तो सही, मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया, रिवाइज करा दिया, अब आप कितना स्कोर कर रहे हो? इट्स लाइक अ टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टार्टिंग।